हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। आज आपको एक नई आवाज़ सुनने को मिल रही होगी। इससे पहले आपने हमारे सर की वॉइस में ही सारे लेक्चर कंप्लीट किए हैं और आप उनकी ही वॉइस में सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज पहली बार मैं आपको आपके सामने अपनी वॉइस के साथ प्रेजेंट हो रहा हूँ। मैं द स्कॉलर टीम का ही एक मेंबर हूँ और डे वन से इस जर्नी में जुड़ा हुआ हूँ। बैकएंड पे पीछे रहकर टीम के साथ काफ़ी काम किया है और अब सोचा कि आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जाए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन, ये सीरीज़ और ये अपडेटेड कंटेंट का जो मैं लेकर आ रहा हूँ, ये पसंद आएगा और आप सपोर्ट कीजिएगा। और चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो ऊपर सबसे ऊपर एक कथन लिखा है आपके सामने, लर्न वोकैब फास्टर देन 99% ऑफ द स्टूडेंट विद द स्कॉलर्स, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अगर आप द स्कॉलर से जुड़े हुए हैं और आप हमारे यहाँ से वोकैबुलरी कर रहे हैं, तो आप 99% लोगों से आगे हैं वोकैबुलरी को रिवाइज़ और याद करने के पर्पस में, ठीक है? तो कमेंट्स में हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप स्मार्ट फ्रेज़ल वर्ब वगैरह करवाइए और अपडेटेड कंटेंट लेकर आइए। सो एसपीवी के नाम से हमारी स्मार्ट फ्रेज़ल वर्ब है, वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दी है और अब हम अपडेटेड कंटेंट करने जा रहे हैं, जो कि होगा 25 और 26 में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें जो ईडियम फ्रेजेज़ आए हैं, एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेज़ जितने भी आए हैं, वो हम कवर करवाएँगे, अदर देन जो हमने ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं, ठीक है? उनके उनके अलावा। अब इसमें आपको टूल्स एंड टेक्निक बताता हूँ मैं। एआई एनिमेटेड इमेजेस मिलेंगे आपको ईडीएम एंड फ्रेजेस में, जो कि काफ़ी इम्प्रूव्ड करके आपको दी जा रही है जो भी इमेज होगी, क्योंकि उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी और बहुत इम्प्रूव्ड करके आपको एआई एनिमेटेड इमेजेस मिलेंगी। सेकंड है विजुअलाइजेशन टेक्निक। जो भी आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो विजुअलाइज करना, यानी कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो विजुअलाइजेशन टेक्निक ही होती है, आप देखकर उसको याद रख पाते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन टेक्निक। थर्ड वन इज द ईडियम्स, ओरिजिन, हिस्ट्री। सो हम यही करते हुए आ रहे हैं पहले से ही। हिस्ट्री वगैरह जो है वो ईडियम की उससे ही रिलेट करते हैं, क्योंकि ईडियम, हर किसी ईडियम की कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होती है, ठीक है? अगर हिस्ट्री नहीं भी है तो उसको रिलेट हम करवा ही देते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट टूल्स एंड टेक्निक। सेकंड है कंप्लीटेड सीरीज, हमने कितनी सीरीज कंप्लीट कर दी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं, उनको नहीं पता है कि हमने कौन कौन सी सीरीज कंप्लीट कर दी है अपने चैनल पे। सो पहले आपको वे सीरीज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वे सीरीज नहीं करेंगे तो अपडेटेड कंटेंट करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। सो हमने C3 सीरीज़ जो कि साइनो की है, इसमें आपको मास्टर वीडियो के नाम से कंपाइल्ड वीडियो मिल जाएगी आपको, अगर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वो आपको साइनो सीरीज़ C3 जो है वो कंप्लीट है। उसके बाद C1 जो कि ग्रैंडफादर के नाम से मिलेगी, वो कंप्लीट है साइनो एंटो। उसके बाद C6, और ये इसी पैटर्न में करनी है आपको। C3 करेंगे, फिर C1, फिर C6, फिर OWS, ये भी कंपाइल्ड है। उसके बाद B1 जो कि ईडीएम की है, 1800 के आसपास है उसमें ईडीएम, वो कंप्लीट कीजिएगा आप। उसके बाद आपको स्पेलिंग मिलेगी। स्पेलिंग जो है वो पेड, जो बच्चे हैं हमारे सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमने जो स्पेलिंग है 3000 के आसपास, वो ऑलरेडी उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है। स्मार्ट फ्रेजल वर्ब ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दी है और आपके टॉप 100 और 200 उसमें सारी सीरीज जो कि C1, C3, C6 जितनी भी सीरीज हैं, उनको मगअप कर दिया गया है टॉप 100 और टॉप 200 में। ये कहने के लिए ही टॉप 100 टॉप 200 है, इसमें एक ही मतलब आई थिंक 1.5 आवर के जो आपका लेक्चर होता है उसमें लगभग लगभग 700 से 800 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है? अब टाइप ऑफ पीडीएफ, हम कितनी टाइप की पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं अपने पेड यूजर्स के लिए। इसमें क्रक्स प्रो इंक्लूड होती है। थोड़ा सा क्या होता है कि जो क्रक्स प्रो होती है वो सबसे हमारी बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीरीज की जो एक पीडीएफ है, जिसमें एक ही पेज पे 100 वर्ड कवर होते हैं, और जब आप आगे पीछे से प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो 200 वर्ड आपके विद ट्रिक्स कवर होते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वन फॉर द क्विक रिवीजन। इफ यू आर गोइंग टू द एग्जाम, बिफोर एग्जामिनेशन यू हैव टू डू द रिवीजन, तो उस समय आपको आपको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो बिल्कुल प्रिसाइज हो। सो ये सबसे बेस्ट रहती है।
उसके अलावा ऑल पीपीटीज कंटेन मल्टीपल रिवीजन, उसमें मल्टीपल रिवीजन आपकी पीपीटी प्रिंटेबल जो पीपीटी होती है उसका प्रिंटेबल फॉर्म आप निकलवा सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है पीपीटी प्रिंटेबल पीडीएफ। सो जो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं उसको A4 साइज़ में प्रिंट करवा सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार लेक्चर्स ना देखने पड़े, क्योंकि लेक्चर्स अगर आप बार बार देखेंगे तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो आपको 4 टाइप की पीडीएफ मिलेंगी, उसमें एक फायर पीडीएफ भी होती है, वो आप डिटेल्स अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हैं। उसके बाद से हेलो टू व्हाट्सएप यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट द पीडीएफ एक्सेस डिटेल, और टीएस ब्राउज़र आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे हेलो कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। इंडिविजुअल और कंप्लीट पीडीएफ एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, और गेट ऑल द पीडीएफ विद द नॉमिनल अमाउंट। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहला हमारा ईडीएम है ए बॉल पार्क फिगर। देखिए बॉल पार्क जो होता है ना, ये बेसबॉल का स्टेडियम कहलाता है। जैसे एक बेसबॉल का स्टेडियम होता है, बड़ा खेल का मैदान, तो उसको हम बॉल पार्क कहते हैं। ए बॉल पार्क फिगर, इसका मीनिंग होता है ए रफ एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेशन, यानी कि मोटा मोटा हिसाब या मोटा मोटी हिसाब जो होता है, अनुमानित आंकड़ा। ठीक है, तो अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि इसमें हिस्ट्री में क्या दिया गया है, और फिर हम इसकी फ़ोटो समझेंगे कि फ़ोटो को हम कैसे अ, समझ पाएंगे। पहले आप हिस्ट्री पढ़िएगा, उसके बाद आपको फ़ोटो एकदम समझ में आ जाएगा कि ये होता कैसे है। अमेरिका में बहुत फेमस खेल होता है जो कि बेसबॉल होता है। जिस जिस मैदान में बेसबॉल खेली जाती है उसे कहते हैं बॉल पार्क, यानी कि बेसबॉल का स्टेडियम, मैदान। 1900 के आसपास लोग जब किसी चीज का एग्जैक्ट नंबर नहीं जानते थे, तब वे कहते थे बस बॉल पार्क के अंदर का अंदाजा बता दो। यानी एग्जैक्ट नहीं चाहिए, बस रफली यही एस्टिमेट चाहिए। सो धीरे धीरे ये जो बॉल पार्क है, बॉल पार्क फिगर का मतलब बन गया ऐसे नंबर जो बिल्कुल एग्जैक्ट न हो, लेकिन अंदाजे में सही हो। ठीक है, जैसे कि ये पूछ रहा है कि ये बॉल पार्क के अंदर का अंदाजा बता दो, यानी कि यहाँ पे कितनी ऑडियंस बैठी है, तो ये बंदा कह रहा है एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। ठीक है, तो इसने कहा है कि बॉल पार्क के अंदर का अंदाजा बता दो। ठीक है, तो यानी कि अप्रोक्सीमेशन, रफली एस्टिमेट बता दीजिए आप मुझे, मोटा मोटा। जैसे कि ये लड़का यहाँ पे पूछ रहा होगा, उसको अपने मकान का रेनोवेशन करवाना होगा, तो ये पूछ रहा है कि लगभग कितना खर्चा आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि लगभग 10 लाख के बॉल पार्क में, यानी कि 10 लाख के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा। सेकेंड ईडियम जो है वो है बैप्टिज्म ऑफ फायर। ए डिफिकल्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, पहली बार में बड़ी चुनौती, कठिन अनुभव। यानी कि जो पहला अनुभव होता है वो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। चलिए अब हिस्ट्री देखते हैं एक बार। द बैप्टिज्म ऑफ फायर ओरिजिन पुराने ईसाई यानी कि क्रिश्चियन शब्द के बैप्टिज्म से जुड़ा है, जिसका मतलब होता है किसी नई चीज में प्रवेश या शुरुआत। पुराने समय में युद्ध में जब कोई सैनिक पहली बार, यानी कि असली लड़ाई में या गोलियां, आग का सामना करता था, तो उसे मेटाफर बैप्टिज्म ऑफ फायर कहा जाने लगा। यानी आग जैसी कठिन परीक्षा से गुजरकर अनुभव प्राप्त करना। जैसे कि आप इमेज में भी अभी मैं बताऊंगा आपको। इमेजिन करो, एक नया सैनिक पहली बार युद्ध भूमि में गया, चारों तरफ आग है, धुआं है, खतरा है, वहीं उसकी सबसे कठिन पहली सीख बन गई। ठीक है, इसे ईडियम को इसी से ईडियम बना है बैप्टिज्म ऑफ फायर, जिसका मतलब है किसी काम का पहला लेकिन बहुत कठिन अनुभव, पहली बार, और आग जैसे कठिन परीक्षा, तो बैप्टिज्म ऑफ फायर वो कहलाएगा। जैसे कि ये लड़का है, ये न्यू रिक्रूट हुआ है डिफेंस में, तो ये फर्स्ट टाइम किसी बैटलफील्ड में गया, तो ये बैप्टिज्म ऑफ फायर कहलाएगा। एक फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, एक डिफिकल्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, पहली बार में बड़ी चुनौती या कठिन अनुभव। थर्ड है हमारा ए बेड ऑफ नेल्स। ए बेड ऑफ नेल्स, ए बेड ऑफ नेल्स क्या होता है? ए वेरी डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, बहुत कठिन स्थिति, यानी कि कांटों की सेज, कांटों की सैया। हिस्ट्री इसकी देखते हैं। ए बेड ऑफ नेल ईडियम का ओरिजिन पुराने भारत एशिया के उन साधुओं योगियों से माना जाता है जो तपस्या दिखाने के लिए कील वाली, यानी कि जैसे खाट पर लेट जाते थे, जैसे कि ये लेटा हुआ है। ठीक है,
बाहर से दिखने पर वह बहुत दर्दनाक और असुविधाजनक लग सकता था, लेकिन क्या होता था कि ये लेट तो जाते थे, लेकिन थोड़ा-सा असुविधाजनक तो लगेगा ही, ठीक है? इसलिए लोग ने बेड ऑफ नेल्स को ऐसी स्थिति के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो बहुत कठिन, तकलीफ़देह या अनकम्फ़र्टेबल हो। इमेजिन करो कि कोई इंसान नरम बिस्तर की जगह लोहे की नुकीली जो कीलें होती हैं, उस पर सोने की कोशिश कर रहा है। कितना मुश्किल होगा। इस इमेज के ये जो इमेज है, इसमें ईडियम आसानी से याद हो सकता है। आप बेड का मतलब बिस्तर, और लेकिन आराम वाला नहीं बल्कि कीलों वाला, बहुत कठिन स्थिति। अब देखिए जैसे कि ये इस पे लेटा हुआ है, अब इसमें एक कील है, तो थोड़ी-सी कठिन परिस्थिति दिख सकती है, ठीक है? लेकिन इसके पीछे भी एक फिज़िक्स होती है, वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। जैसे कि एक P इज़ इक्वल्स टू F अपॉन A होता है, ठीक है? F अपॉन A, यानी कि ये होता है प्रेशर, ये होता है फोर्स, ये होता है एरिया। तो एरिया जो होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। आप जितना एरिया बढ़ा देंगे, यानी कि अगर लेटा हुआ है इस पे, इसका एरिया बढ़ा हुआ है इस पे, तो उतना ही प्रेशर कम हो जाएगा। और आप अगर जितना एरिया घटा देंगे, उतना ही प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर ये इस पर खड़ा हो जाए, तो यानी कि एरिया घट गया है। जैसे कि ये इसके जो नीचे के फुट हैं, वो इस पर अगर रख दें, तो एरिया कम हुआ, तो एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर फोर्स ज़्यादा लग गई, जैसे कि मान लीजिए ये उँगली है, ये इन साधु जी की उँगली जो है, इस पर हम कील लगा दें, ठीक है? तो एरिया कम हुआ, तो एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही हम इस पे अगर कील लगा दें और फोर्स से कील लगा दें, तो फोर्स से अगर हम कील लगाएँगे, तो वो प्रेशर बढ़ा देगा, यानी कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये थोड़ा फिजिक्स का कांसेप्ट है, आप देख सकते हैं, उससे आप समझ जाएँगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मतलब बहुत ही कठिन परिस्थिति दिखा रखी है इस लड़के की, अनप्लेज़ेंट सिचुएशन, बहुत कठिन स्थिति, तो कांटों की संज्ञा से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है ए बिहाइव ऑफ एक्टिविटी, ए प्लेस फुल ऑफ बिज़ी एक्टिविटी, बहुत व्यस्त और चहल-पहल वाली जगह। ये बिहाइव का हमने ईडीएम एक पहले भी किया हुआ है, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, वो सेम ही है। चलिए इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ए बिहाइव ऑफ एक्टिविटी ईडीएम का ओरिजिन मधुमक्खियों के छत्ते, यानी कि मधुमक्खियों के छत्ते को कहते हैं बीहाइव, से आया है। अगर आपने कभी बीहाइव देखा हो, यानी कि आपने अगर मधुमक्खी का छत्ता देखा हो, तो उसमें सैकड़ों मधुमक्खियाँ लगातार उड़ती हैं, शहद बनाती हैं, काम करती रहती हैं, हर तरफ तेज हलचल और व्यस्तता होती है। इसी वजह से पुरानी अंग्रेजी बोलने वाले लोग किसी ऐसी जगह की तुलना बीहाइव से करने लगे, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग लगातार काम में लगे हों। जैसे बाज़ार हो गया, ऑफ़िस हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, फैक्ट्री हो गया। धीरे-धीरे ये जो बीहाइव एक्टिविटी का जो मतलब बन गया, वो ऐसी व्यस्त चहल-पहल वाली जगह से बन गया। और इसे ऐसे याद रख सकते हैं, बीहाइव मतलब मधुमक्खियों का हमेशा बिज़ी रहने वाला घर, बहुत व्यस्त जगह, सिंपल एज़ दिस। ये इडियम्स तो वैसे भी आप अगर थोड़ा-सा रिलेट कर देंगे ना, तो वैसे भी याद हो जाएँगे आपको। ए बिहाइव ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, और इसमें एक जैसे कि ये रिलेट किया हुआ है, एक ऑफ़िस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग व्यस्त हैं अपने काम में। ऐसे ही ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग व्यस्त हैं। सो इस तरीके से बहुत व्यस्त और चहल-पहल वाली जगह। नेक्स्ट है आपका ए बिटर पिल टू स्वैलो, यानी कि बिटर का मतलब होता है कड़वा, पिल का मतलब होता है आपकी दवाई, पिल वगैरह, और swallow का मतलब सटकना। एन अनप्लीजेंट फैक्ट दैट वन मस्ट एक्सेप्ट, कड़वा सच जिसे मजबूरी में स्वीकार करना पड़े। जैसे कि अब हिस्ट्री हिस्ट्री समझते हैं। ए बिटर पिल टू swallow इडियम का ओरिजिन पुराने समय में कड़वी दवाई, यानी कि बिटर मेडिसिन से आया है। पहले मेडिसिन अक्सर बहुत कड़वी होती थी, लेकिन बीमारी ठीक करने के लिए लोगों को मजबूरी में उन्हें निकलना पड़ता था। इसी अनुभव से लोगों ने इस फ्रेज को उस सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहाँ कोई सच, हार, अपमान या मुश्किल बात बहुत बुरी लगती है, फिर भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई बच्चा है, कड़वी गोली खाते समय उसका चेहरा बन रहा है, लेकिन जानता है वो
उसे निगलना ही पड़ेगा, बस इमेज इस ईडियम को असली मीनिंग याद करा देती है। ठीक है, यही इमेज आपको, जो ये आपको दिखाई हुई है इमेज, ये आपको दिखा देगी कि भाई हाँ, इसको स्वेलो करने के बाद वो ठीक फील कर रहा है। इसलिए ए बेटर पिल टू स्वेलो का मतलब हुआ ऐसी अप्रिय या दुखद बात जिसे मजबूरी में स्वीकार करना पड़े। जैसे कि यहाँ पे देखना आप, ये लड़का खा रहा है, ये पिल खा रहा है, उसके बाद ये पिल खाने के बाद ये स्ट्रांग हो गया। ठीक है, इसका बुखार चला गया, सब कुछ इसका ठीक हो गया। जैसे कि इसको 45% नंबर मिले, ये इसने सोचा कि भाई अब तो फेल तो हो ही गए हैं, मतलब फेल तो नहीं हुए हैं लेकिन काफ़ी कम नंबर आए हैं, तो अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, और कड़वा सच है लेकिन मजबूरी में स्वीकार तो करना पड़ेगा ही, और फिर मैं मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूँगा। नेक्स्ट है आपका एक ब्लाइंड स्पॉट। ये बहुत अच्छा इडियम है। ये रिलेटेड होता है आपकी जो आप ड्राइविंग करते हैं उनसे रिलेटेड होता है। एक ब्लाइंड स्पॉट, ए पोर्शन ऑफ ए फील्ड दैट कैन नॉट बी सीन। एक ऐसा पोर्शन जो कि देखा ना जा सके, दृष्टि का वह क्षेत्र जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। एक ब्लाइंड स्पॉट का ओरिजिन इंसानी आँख आँख और गाड़ियों की ड्राइविंग से जुड़ा है। हमारी आँखों में एक छोटा-सा हिस्सा ऐसा होता है जो सीधा दिखाई नहीं देता। उसे साइंस में उसे क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। बाद में यह शब्द ड्राइविंग में भी बहुत फेमस हुआ, क्योंकि क्या होता है कि कार के कुछ ऐसे मिरर में नहीं दिखते हैं, मतलब कार के कुछ ऐसे हिस्से जो कि मिरर में नहीं दिखते हैं, एक्सीडेंट का खतरा वहाँ पे बहुत रहता है। धीरे-धीरे इसका मतलब केवल न देखने वाली जगह नहीं, बल्कि ऐसी कमजोरियाँ या कमी जिसे व्यक्ति खुद नहीं पहचान पाता। ठीक है? तो इसलिए अगर कोई कहे कि ओवर कॉन्फिडेंस इन हिज ब्लाइंड स्पॉट, तो उसका मतलब होगा कि अपनी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको दिखाई नहीं दे रही है। और इसे याद करने के लिए इमेजिन करो कि कार चला रहे हो, मिरर के पीछे की एक जो जगह होती है वो गायब होती है, तो उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखना कि जैसे ये तो ना, ये कार होती है, ठीक है, इसके यहाँ पे मिरर जो होते हैं कार के, ये आपको पीछे का तो दिखा देगा, यहाँ को तो दिखा देगा, लेकिन वो साइड का नहीं दिखा दिखा पाएगा आपको, इस साइड का। तो ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया। ठीक है, जैसे कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है लड़का, ठीक है, इसको आभास नहीं है ये कितना ओवर कॉन्फिडेंस है, ये ब्लाइंड स्पॉट में है। लेकिन इस लड़की को पता है कि ये ब्लाइंड स्पॉट है इसका, कि भाई मतलब फिट नहीं हो पा रहा है ये इस क्षेत्र में, फिर भी ये इसको समझा रही है लेकिन ये नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया। नेक्स्ट है आपका ए बाउल ऑफ चेरीज, ए वेरी प्लीजेंट और इंजॉयबल सिचुएशन। ये देखिए, ये तो कहने से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ पे बहुत सारी चेरीज होंगी, बाउल में भरी होंगी, तो वो तो आपको अच्छी लगेंगी ही। एक बहुत ही प्लीजेंट और इंजॉयबल सिचुएशन तो होगी ही होगी। बहुत सुखद या आनंददायक स्थिति, बहुत ही सुखद और आनंददायक स्थिति। जैसे कि हिस्ट्री में देखेंगे, ए बाउल ऑफ चेरीज का ओरिजिन पुराने समय की उस सोच से आया है जब चेरीज यानी कि फल को बहुत स्वादिष्ट, मीठा और लग्जीरियस फ्रूट में माना जाता था। अगर किसी के सामने चेरी से भरा हुआ कटोरा, ठीक है, अगर आपके सामने कटोरा रख दे चेरी से भरा, तो आप तो खुश होंगे, आराम आराम से उसको खाएंगे, मजे से उसको ग्रहण करेंगे। ठीक है, मजे की निशानी समझा जाता था, मतलब ये मजे की निशानी समझा जाता था। इसी वजह से इंग्लिश में लाइफ इज ए बाउल ऑफ चेरी कहना शुरू हुआ, जिसका मतलब है ज़िंदगी में बहुत सुखद और मज़ेदार चल रही है। ठीक है? बाद में यह इडियम किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होने लगा जो बहुत प्लीज़ेंट, ईज़ी और एन्जॉयबल हो। देख सकते हैं आप, ये एक चेरी का वो है, इसमें बाउल में एक चेरी है, बहुत सारी चेरी हैं। ये बहुत ही प्लीज़ेंट सिचुएशन होगी इसके लिए, और ये इसके लिए भी। ये अपना खा रहा है, पी रहा है, मज़े ले रहा है। ठीक है? नेक्स्ट है आपका ए जस्ट वेट। हुँ, ए बन इन द ओवन, यानी कि बन तो आपको सभी को पता होगा, आप खाते होंगे बन भी, और ओवन भी सभी को पता है। ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी यानी कि गर्भवती होना, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। बन का मतलब होता है कि एक ओवन में आपने बन को रख दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ से समझे, इसकी हिस्ट्री समझे। ए बन इन द ओवन एक फनी और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन है
जो प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल होने लगा। इसका ओरिजिन पुराने इंग्लिश स्पीकिंग देशों की किचन कल्चर से जुड़ा है, जहाँ बन मतलब यानी कि छोटा ब्रेड का केक का टुकड़ा जो होता है वो होता है, और ओवन मतलब बेकिंग बेकिंग ओवन जो होता है वो आपको पता ही है, बेकिंग ओवन। जैसे ओवन के अंदर बन धीरे-धीरे तैयार होता है, वैसे ही माँ के पेट में बच्चा धीरे-धीरे ग्रो करता है। इसी सिमिलैरिटी की वजह से लोग मजाकिया और सॉफ्ट तरीके से प्रेगनेंसी बताने के लिए कहने लगे, शी हैज़ अ बर्न इन हिज ओवन इन द ओवन, यानी वह प्रेग्नेंट है। इसे याद रखने के लिए इमेजिन कर सकते हैं ओवन के अंदर बन पक रहा है, ठीक वैसे ही पेट के अंदर बेबी ग्रो हो रहा है। सिंपल एज दिस। ये ओवन के अंदर बन है, ये पक रहा है, ये आपके स्टमक में या लेडी के स्टमक में, पेट में ये बच्चा ग्रो हो रहा है। सिंपल। ये भी वही वही दर्शा रहा है कि ये इसको थोड़ा मजाकिया वे में कह रहे हैं। सो ए बन इन द ओवन प्रेग्नेंट। नेक्स्ट है ए कैश काउ। बहुत अच्छा ईडियम है ये। आपने कामधेनु गायें भी सुनी होगी, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं, जो बहुत ही लगातार आय देने वाली जो साधन होती है। यानी कि एक बिजनेस, या तो बिजनेस ले लीजिए या कोई प्रोडक्ट आपने ऐसा बनाया है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, दैट प्रोवाइड्स अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम। एक लगातार जो आपको पैसा देती रहे, आय देती रहे, देने वाला साधन हो आपके पास। एक कैश काउ का ओरिजिन खेती और डेयरी फार्मिंग से आया है। पुराने समय में गाय किसान के लिए लगातार दूध देने वाला एक रोजगार होता था। रोज कमाई का सबसे भरोसेमंद साधन होती थी। यानी एक ऐसी गाय जो बिना रुके लंबे समय तक पैसा कमा कर दे। सिंपल। इसी आइडिया को बिजनेस में भी आप यूज कर सकते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में कैश काउ शब्द फेमस हुआ। यही आइडिया जो है आपका कैश काउ के नाम से बिजनेस वर्ल्ड में फेमस हुआ। बाद में इसका इस्तेमाल ऐसे बिजनेस या प्रोडक्ट या सोर्स के लिए लगातार, जो कि इनकम का स्रोत आपका बना रहे, चाहे ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और इनकम आपकी लगातार आती रहे। जैसे कोई कंपनी का बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट हर साल भारी प्रॉफिट दे, तो उसे कंपनी की कैश काउ का कहा जा सकता है। ठीक है। इसे याद रखने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं, एक गाय है जो कि दूध नहीं बल्कि एक पैसे दे रही है, यानी लगातार कमाई करने वाला स्रोत या फिर चीज। ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि ये एक गाय है जो कि अ, पैसे दे रही है बल्कि दूध नहीं दे रही है, तो ये कैश काउ हो जाएगी। ठीक है। ये भी ये देखिए यहाँ पे, ये इसने कोई प्रोडक्ट बनाया होगा, जब फॉर एग्जांपल आई थिंक ही हैज़ मेड द लैपटॉप। इसने लैपटॉप बनाया है और वो एक कैश काउ का काम कर रहा है। ये प्रोडक्ट है, ये आपको पैसा दे रहा है। ठीक है। ये कैश काउ का काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका एक कैट नैप। अब ये ईडियम जो होते हैं ना, ये कुछ ईडियम ऐसे होते हैं जो एकदम समझ में आ जाते हैं। कैट और नैप। नैप का क्या मतलब है? झपकी। और कैट बिल्ली। यानी कि एक शॉर्ट स्लीप, एक छोटी सी झपकी, स्पेशली ड्यूरिंग द डे। डे में आप मतलब कि दिन में आप एक छोटी सी झपकी लेकर काम कर रहे हैं। हल्की और छोटी नींद। जैसे कि हिस्ट्री देखते हैं, एक कैट नैप का ओरिजिन बिल्लियां, यानी कि जो कैट्स होती हैं, उनकी आदत से आया है। आपने देखा होगा कि बिल्ली दिन भर कई बार थोड़ी-थोड़ी देर में हल्की-हल्की जो झपकी होती है वो लेती रहती है। लेकिन ज़रा भी आवाज़ होते ही तुरंत जाग भी जाती है। ठीक है? तो इसी आदत की वजह से इंग्लिश में छोटी और हल्की नींद को कैट स्नैप कहा जाने लगा। इसे याद रखने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं, बिल्ली धूप में थोड़ी देर तक आँख बंद करके सो रही है और तुरंत उठ उठ भी जाती है। वही है कैट स्नैप, यानी कि छोटी झपकी। जैसे कि ये बिल्ली है, ये बिल्ली थोड़ी देर के लिए सोई और फिर ये उठ भी गई। जैसे कि ये लड़का है, ये थोड़ी देर के लिए सोया और फिर उठ के अपना काम करने लगा। सिंपल। ठीक है। सिंपल। तो ये है, कुछ वर्ड्स तो आपको वैसे ही याद हो जाने हैं। नेक्स्ट है आपका एक कैलरियन कॉल। इसका मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर कॉल टू एक्शन, स्पष्ट और जोरदार आह्वान। इसकी थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। पुराने समय में सेना में एक खास प्रकार का तेज और साफ आवाज वाली तुरही, यानी कि ट्रम्पेट, यानी कि बजाई जाती थी। एक तरीके से आप भोंपू समझ सकते हैं, जैसे कि ये भोंपू दिखाया हुआ है, इसको ट्रम्पेट कहते हैं। ठीक है। तो वो बजाई जाती थी, जिसे कैलरियन कैलरियन कहा जाता था।
इसकी आवाज इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली होती थी कि सैनिक तुरंत एक्शन में तैयार हो जाते थे। धीरे धीरे कैलियन कॉल का मतलब सिर्फ युद्ध का संकेत नहीं, बल्कि किसी की स्ट्रॉन्ग, क्लियर और अर्जेंट अपील या एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, जैसे अगर कोई नेता लोगों को देश बचाने या बदलाव लाने के लिए जोरदार अपील करे, तो उसे एक कैलियन कॉल कहा जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली में मोदी जी ने भी कुछ बातें कही हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, या फिर कोई भी रैंडमली आप कुछ भी ले सकते हैं कि कोई नेता है बहुत अपील कर रहा है कि भाई देश पर हमला हो जाएगा, सो इट इज़ कॉल्ड द कैलियन कॉल। इसे याद रखने के लिए इमेजिन कीजिए कि एक बैटलफील्ड है, उसमें अचानक तेज तुरई बजाई जाती है, सारे सैनिक तुरंत जागकर तैयार हो जाते हैं। वहीं से एक एलियन कॉल यानी कि स्पष्ट और शक्तिशाली बुलावा की सेंस बनती है। ठीक है, जैसे कि ये बजा रहा है, ये सब सैनिक जो हैं वो खड़े हो चुके हैं कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। जैसे कि एक नेता है, ये मैम नेता है, तो इन्होंने एक कैलियन कॉल दिया कि हम अपने देश को बचाकर ही रहेंगे। सो सबने हाथ उठाकर कहा कि हाँ जी, हाँ जी, हम भी बचाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए क्रिएचर ऑफ हैबिट, ए पर्सन हु ऑलवेज डज द सेम थिंग। नियम और दिनचर्या का पक्का व्यक्ति। क्रिएचर का मतलब होता है कि आपका पशु, पक्षी, प्राणी। ठीक है, जो अब इससे ही समझ में आ रहा है, आप देखिए, एक क्रिएचर ऑफ हैबिट, एक पक्षी, प्राणी, पशु की एक हैबिट, तो उससे क्या है, एक पर्सन हु ऑलवेज डज द सेम थिंग, वो बार बार वही चीज दोहरा रहा है। नियम और दिनचर्या का पक्का व्यक्ति। ठीक है, जैसे कि पुराने समय में लोग जानवरों को देखकर यह समझते थे कि वे हमेशा एक ही आदत और दिनचर्या का पालन करते हैं। जैसे पक्षी हो गया, हर साल एक ही जगह घोंसला बनाते हैं। गाय रोज एक ही रास्ते पर घर लौटती है। जैसे कि गांव में आपने देखा होगा कि गाय एक ही रास्ता फॉलो अप करती है। ठीक है, वो अपना खाएगी और घर वापस आ जाएगी। इसी वजह से अंग्रेजी में क्रिएचर्स ऑफ हैबिट फ्रेज बना, जहाँ क्रिएचर का मतलब जीव, प्राणी और हैबिट मतलब आदत। ये आपको पता चली गया, क्रिएचर का मतलब आपका जीव और प्राणी, और ये हैबिट होता है। बाद में यह इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज वही काम, वही समय और वही तरीका पसंद करते हैं, सेम टाइम सेम जगह। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हर दिन एक जैसी रूटीन फॉलो करे, तो उसे एक क्रिएचर ऑफ हैबिट कहा जाता है। याद रखने की ट्रिक है, क्रिएचर प्राणी, हैबिट आदत। ठीक है, ऐसा प्राणी जो हर बार वही काम करता रहे। जैसे कि ये लड़का है, ये सुबह उठता है, चाय पीता है, पढ़ता है और खाता है और सो जाता है। ठीक है, उठा, खाया, पिया, पढ़ा और सो गया। ठीक है, एज सिंपल एज दिस। थर्ड वन है एक डेयर डेविल। नाम से ही पता चल रहा है, डेयर डेविल, जो ना डरे और जो डेविल वाले काम करे। एक रिकलेस पर्सन हु एंजॉय टेकिंग रिस्क, यानी कि जोखिम उठाने वाला व्यक्ति। ठीक है, हिस्ट्री देखते हैं। ये डेयर डेविल शब्द दो हिस्सों से बना है। डेयर यानी खतरा मोल लेना, और डेविल यानी कि शैतान। पुराने समय में जो लोग बहुत खतरनाक काम करते थे, जैसे कि ऊंचाई से छलांग लगाना, तेज घुड़सवारी करना, या बिना डर के जोखिम उठाना, उन्हें लोग मजाक में ऐसा इंसान कहते थे कि वो भैया, मतलब मानो कि वो शैतान है, शैतान को भी चुनौती दे सकता है। बाद में इसका इस्तेमाल हो गया ऐसे व्यक्ति जो खतरे से नहीं डरते। ठीक है, रोमांच भरा उनका जीवन होता है, रोमांच के लिए बड़े जोखिम उठा लेते हैं। याद रखने के लिए ट्रिक आपके सामने है कि डेयर प्लस डेविल, ऐसा इंसान जो शैतान जीतने खतरे के लिए भी न डरे। ठीक है, अब जैसे कि ये है डेयर डेविल, ये व्यक्ति बहुत अच्छे अच्छे जोखिम ले लेता है, कहता है कि मैं स्केटबोर्ड भी चला लेता हूँ, मैं तेज बाइक भी चला लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ। तो ये बहुत अचंभित है लड़के। ठीक है, कि भाई आप ये सब चीज़ें कैसे कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इडेड डक। इडेड डक, इसका मतलब होता है समवन और समथिंग डेस्टिन टू फेल, असफल होने वाला, यानी कि इसकी जो डेस्टिनी है वो असफलता ही है। ठीक है, ए डेड डक मुहावरा, हिस्ट्री पढ़ते हैं। ए डेड डक मुहावरा पुराने शिकार और बाजार
की भाषा में आया है। पहले जब शिकारी किसी यानी कि बत्तख को मार देते थे, तो वह पूरी तरह बेकार और असहाय हो जाती थी। न उठ सकती थी, न बच सकती थी। इसी वजह से अंग्रेजी में डेड डक का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति या चीज के लिए होने लगा जिसकी हार या असफलता लगभग तय हो चुकी हो। याद रखने के लिए ट्रिक जो है वो डेड है और डक है। ऐसी बत्तख जो अब बच नहीं सकती, यानी कि अ, ऐसा इंसान या काम जिसकी असफलता तय हो। जैसे कि ये डक है, अब ये एक तरीके से मर ही गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लड़का है, अब इसको 400 मीटर की रेस दौड़नी थी, लेकिन इसने प्रैक्टिस नहीं की, तो ये तो डेफिनेटली हारेगा ही। ठीक है, और ये जीत गए हैं, तो ये हार गया है। ठीक है, ऐसे ये फेल हो गया है टेस्ट में। ठीक है, जब इसने अगर प्रिपरेशन नहीं की तो ये फेल हो गया टेस्ट में, सो ये ट्रॉफी कैसे मिलेगी इसको? तो ये भी इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ए डायमंड इन द रफ। ए डायमंड इन द रफ होता है ए पर्सन विद गुड क्वालिटीज डेस्पाइट ए रफ एक्सटीरियर। छिपे गुण वाला व्यक्ति। अब इसको समझे, डायमंड यानी कि हीरा और रफ यानी कि खुरदरा। अब इसकी हिस्ट्री समझते हैं पहले। इस ईडियम का ओरिजिन हीरे यानी कि डायमंड से जुड़ा है। हर हीरा पहली बार जमीन या खदान से निकलता है, तब वह चमकदार नहीं दिखता बल्कि खुरदरा, गंदा और असाधारण पत्थर जैसा लगता है। लेकिन यानी कि तराशने के बाद, उसको पॉलिश करने के बाद वही दुनिया का सबसे कीमती रत्न बन जाता है। इसी विचार में 1600 में डायमंड इन द रफ फ्रेज शुरू हुआ, जिसका मतलब हुआ ऐसे व्यक्ति जिसमें अंदर से बहुत अच्छाई है, प्रतिभा है, क्षमता हो, लेकिन बाहर से वह साधारण, अनपढ़ या रूढ़ दिखाई दे। याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? रफ डायमंड, बाहर से पत्थर जैसा पर अंदर से कीमती। वैसे ही कुछ लोग बाहर से साधारण लेकिन अंदर से बहुत खास होते हैं। सिंपल, ये एक पत्थर जैसा लग रहा है अभी, ये रफ डायमंड है, ये डायमंड इन द रफ। फिर इसको तराशा गया इस लड़के के द्वारा, और फिर इसको रत्न बना दिया, इसको डायमंड बना दिया। ठीक है, ऐसे ही ये लड़की इस लड़के के बारे में सोच रही है कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा रफ है लड़का, मतलब ये डायमंड इन द रफ है। ठीक है, इसमें प्रतिभा बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन यार ये तो हीरा है, ये तो हीरा निकला अंदर से। ठीक है, फिर बाद में जब इसने इसको तराशा, यानी कि इस लड़की ने इसको परखा, समझा, इसकी क्षमताओं को जाना, फिर ये कहने लगी ये तो हीरा है लड़का। ए डिश फिट फॉर द गोड्स, यानी कि डिश यानी कि आपके, वैसे दो मीनिंग होते हैं डिश के। एक तो आपकी प्लेट होती है डिश, प्लेट वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, और एक होता है मतलब फूड, डिश। ठीक है, तो इसमें फूड से रिलेटेड है। ठीक है, ए डिश फिट फॉर द गोड्स, एक्सट्रीमली डिलीशियस फूड, अत्यंत स्वादिष्ट भोजन। हिस्ट्री देखते हैं। यह इडियम प्राचीन यूनानी यानी कि ग्रीक और रोमन कहानियों से आया है, जहां माना जाता था कि देवताओं का भोजन बहुत स्वादिष्ट, दुर्लभ और शानदार होता है। जब किसी खाने का स्वाद इतना बेहतरीन होता था कि लोग सोचते थे यह तो देवताओं को परोसा जाने लायक है। ठीक है, तब ए डिश फिट फॉर द गोड्स फ्रेज इस्तेमाल होने लगा। धीरे धीरे इसका अर्थ हो गया ऐसा भोजन जो बेहद स्वादिष्ट और शानदार हो। याद रखने की ट्रिक, गोड्स का मतलब देवता, देवताओं के योग्य, और डिश का मतलब दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना। सिंपल, जो देवताओं को मिले, जैसे कि ये माता जी इनके लिए खाना लेकर आई हैं, और ये देवता है, ठीक है, इनके लिए खाना लेकर आए, तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। ठीक है, तो एक डिश है जो कि फूड है, वो फिट हो रहा है गॉड्स के लिए यानी कि देवताओं के लिए, तो ये खाना है। ऐसे ही ये लड़का खा रहा है खाना, तो ये सोच रहे हैं कि ये तो यार देवताओं वाला खाना है, ये तो एक्सट्रीमली डिलीशियस फूड है, अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है ए डॉग एंड पोनी शो। देखिए, डॉग का तो आपको मतलब पता ही है, पोनी होता है एक घोड़ा, यानी कि छोटा घोड़ा। जो छोटा घोड़ा होता है
छोटा घोड़ा जो होता है उसको हम कहते हैं पोनी। छोटा घोड़ा, उसको हम क्या कहते हैं? पोनी कहते हैं। एन इलेबोरेट बट सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन, दिखावटी प्रदर्शन। आपने इलेबोरेशन तो बहुत दे दिया किसी चीज का, लेकिन वो चीज इतनी लाभदायक नहीं है, वो चीज केवल और केवल दिखावटी है। अब इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। यह इडियम 19वीं सदी में अमेरिका में आया है, जब छोटे छोटे घूमने वाले सर्कस और मेले लोगों का मनोरंजन करने के लिए कुत्ते जैसे कि डॉग्स होते हैं और छोटे घोड़े जो पोनी होती है के करतब दिखाते थे। यानी कि जो सर्कस में इन डॉग्स के और इन जो पोनीज होते हैं इनके करतब दिखाते थे। ये शो देखने में बहुत चमकदार और आकर्षक होते थे, लेकिन उसमें असली गहराई या खास मूल्य कम होता था। यानी कि ये डॉग्स के और पोनीज के सर्कस में बहुत ज़्यादा मतलब करतब दिखाते थे, लेकिन वो अच्छे तो लगते थे, लेकिन वो गहराई नहीं होती थी, उनमें मूल्य बहुत कम होता था। धीरे धीरे डॉग्स और पोनी शो का मतलब बन गया ऐसे प्रदर्शन जो दिखावे और सजावट से भरे हों पर अंदर से उतना महत्वपूर्ण ना हो, खोखले हों, एज सिंपल एज दिस। ठीक है। इसलिए आज अगर कोई प्रेजेंटेशन या इवेंट या भाषण सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत सजा कर पेश किया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ए डॉग एंड पोनी शो, हम उसको कहेंगे। याद रखने के लिए ट्रिक: डॉग प्लस पोनी, रंग बिरंगा जो दिखावटी शो होगा उसमें असली बात कम हो। ठीक है। जैसे कि ये है, एक डॉग है, एक पोनी है, ठीक है, ये इसका सर्कस दिखा रहा है, तो अब ये अच्छा तो लगेगा, लेकिन इसमें इतनी गहराई नहीं है। जैसे कि प्रेजेंटेशन, इसने चार्ट्स दिखा दिए, इसने इंसाइट्स बना दिए हैं बहुत सारे कि भाई ये देखिए ग्राफिकल, ये है वो है, लेकिन उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर नहीं है, इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है ए फेट वर्स देन डेथ। फेट का मतलब होता है नसीब। ठीक है, जो नसीब होगा वो वर्स देन डेथ समझते हैं, एक वेरी अनप्लीजेंट और टेरिबल एक्सपीरियंस और सिचुएशन, मौत से भी बदतर स्थिति। ठीक है। हिस्ट्री समझते हैं, एक ए फेट वर्स देन डेथ ईडियम का ओरिजिन बहुत पुराने युद्धों, कैद और अत्याचारियों की कहानियों से जुड़ा है। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि कुछ दुख, अपमान, यातनाएं या शर्मिंदगी इतनी भयानक होती हैं कि इंसान को मौत उससे बेहतर लगने लगती है। खासकर युद्धों में बंदी बनाए जाने वाले लोग या कठोर सजा झेलने वाले लोग इस फ्रेज का इस्तेमाल उनके लिए किया जाने लगा। धीरे धीरे इसका अर्थ हो गया कि ऐसी भयानक स्थिति या अनुभव जो मौत से भी ज्यादा बुरी लगे। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, कोई व्यक्ति इतना दुखी और अपमान झेल रहा हो कि वह कहे इससे तो मर जाना ही अच्छा था। यही है ए फेट वर्स देन डेथ। ठीक है। अभी जैसे कि ये इसको चेन में बांधा हुआ है, ये कहीं जेल में है और इसको बांधा हुआ है, तो ये कह रहा है फेट वर्स देन डेथ, वेरी अनप्लीजेंट और टेरेबल एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा तो मैं मर ही जाता। ठीक है, ये कह रहा है। जैसे कि ये लड़के, ये लड़के, ये लड़के इसको क्या कर रहे हैं? बुली कर रहे हैं, ये क्योंकि ये फेल हो गया है। तो ये कह रहा है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, लेकिन फेल होने पे इस तरीके का भाव नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है ए फाइटिंग चांस, ए स्मॉल बट रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, जीतने की थोड़ी संभावना। ए फाइटिंग चांस, ईडियम का ओरिजिन पुराने योद्धाओं और बॉक्सिंग मुकाबले से आया है। जब कोई सैनिक या खिलाड़ी पूरी तरह हारने की स्थिति में नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसके पास जीतने की थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बची होती थी, तब कहा जाता था कि ए फाइटिंग चांस है इसके पास, यानी लड़कर जीतने का एक छोटा मगर असली मौका। ठीक है। धीरे धीरे यह फ्रेज आम जिंदगी में भी इस्तेमाल होने लगा, जहां मुश्किल हालात के बावजूद सफलता की थोड़ी संभावना हो। इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि एक घायल बॉक्सर जो कि थक चुका है पूरी तरीके से, फिर भी आखिरी राउंड तक खड़ा है, मुकाबला कर रहा है,
उसके पास जीतने के लिए बहुत थोड़ी उम्मीद बची है, लेकिन वो फिर भी मुकाबला कर रहा है। ए फाइटिंग चांस है उसके पास, ठीक है? यानी जीतने के लिए थोड़ी लेकिन वास्तविक संभावना। जैसे कि ये है लड़का, ये अब इससे स्ट्रॉन्गर है, ये थोड़ा वीक है, ये पूरी तरीके से थक चुका है। मतलब इसको अब गुंजाइश नहीं बची है इसके अंदर, बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू गिव हिज बेस्ट। वो तैयार है अगले अगले राउंड के लिए कि मैं इसके साथ लड़ूंगा। जैसे कि ये है, जैसे कि ये गोल मार रहा है। क्या लिखा है? आवर टीम इज लूजिंग बट वी स्टिल हैव अ फाइट चांस टू विन। ठीक है? जैसे कि ये है, शायद ये फेल हो चुका है या फिर फेल होने वाला है, नॉट नॉट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी भी उम्मीद है। मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले अगर पढ़ूँगा तो शायद मैं पास हो जाऊँ। ठीक है? इस तरीके की कुछ सिचुएशन हो। तो ये है और ये है। नेक्स्ट, ए 5 फिंगर डिस्काउंट। अब 5 उँगलियाँ, अब 5 उँगलियाँ किस चीज़ के काम आती है? पकड़ने के काम आती है। ठीक है? और डिस्काउंट, अब समझते हैं क्या है? द एक्ट ऑफ स्टीलिंग और शॉपलिफ्टिंग, यानी कि चोरी करना। समझते हैं हिस्ट्री के थ्रू। ए 5 फिंगर डिस्काउंट ईडियम का ओरिजिन मजाकिया अंग्रेजी स्लैंग से हुआ है। ठीक है? पुराने समय में दुकानों से चोरी करने वाला, जो चोरी करने वाले जो लोग होते हैं, किसी चीज को खरीदने की बजाय अपने 5 उंगलियों यानी कि हाथ से उठा लेते थे। यानी कि एकदम से खरीदी तो है नहीं, एकदम से उठा ली, मानो उन्हें मुफ्त में डिस्काउंट मिल गया। इसलिए लोगों ने चोरी या शॉप लिफ्टिंग को हंसी मजाक में एक 5 फिंगर डिस्काउंट कहना शुरू कर दिया। सिंपल। ठीक है? जैसे कि ये है, ये हाथ है, इसकी 5 उंगलियां हैं। ये कहने लगा कि भाई मैंने तो मैं मॉल में गया और मैंने अपने उंगलियों से ये 5 फिंगर डिस्काउंट ले लिया, यानी कि मैंने चोरी कर ली। ठीक है? और मैं चला आया। सिंपल। नेक्स्ट है आपका, ए फ्ली इन वंसेस ईयर। फ्ली मतलब होता है आपका, आपने सुना होगा, एक छोटा कीड़ा होता है। ठीक है? जो कि डॉग्स में, ठीक है, या फिर गाय और बफेलो इनमें होता है, जिसको गांव की भाषा में पिस्सू कह देते हैं। ठीक है? तो वो क्या करता है? वो खून चूसता है। वो चिपक कर, खाल पर चिपक कर वो क्या करता है? खून चूसता है। तो ए शार्प रिब्यूक और स्कोल्डिंग, कड़ी फटकार। तो अब इसको कैसे समझते हैं? ये फ्ली तो आप समझ गए, कोई कीड़ा है। इन वन से ईयर, किसी के कान में। अब फ्ली किसी के कान में हो तो उसको स्कोल्डिंग से कैसे रिलेट करेंगे, वो हिस्ट्री से समझेंगे हम। पहले के समय में लोग फ्ली यानी कि छोटा खून चूसने वाले कीड़े, ठीक है, से बहुत परेशान रहते थे। अगर किसी के कान में फ्ली घुस जाए, अगर किसी के कान में फ्ली घुस जाए तो वह व्यक्ति बेचैन होकर तुरंत झुंझला जाता था। झुंझला जाता है मतलब अगर किसी कान में फ्ली घुस गया तो वो तो झुंझला ही जाएगा ना। इसी वजह से ये फ्रेज उन हालतों के लिए इस्तेमाल होने लगा जब किसी को इतनी तीखी डांट या फटकार मिले कि वह अंदर तक परेशान और शर्मिंदा हो जाए। धीरे धीरे टू गिव समथिंग अ फ्ली इन हिज ईयर का अर्थ बन गया किसी को कड़ी डांट, यानी कि डांट लगाना या तीखा जवाब देना। इसे ऐसे याद रखो कि कान में घुसा छोटा सा जो फ्ली होता है, पिस्सू जो होता है, वो इंसान को चैन से नहीं बैठने देता। ठीक वैसे ही तेज डांट या लंबे समय तक दिमाग में कोई चीज, मतलब डांट जो है वो चुभती रहती है। ठीक है? दिमाग में चुभती रहती है कि भाई उसने मेरे को डांटा था या उसने मेरे को ऐसा कह दिया। ठीक है? इशार रिब्यूक और स्कोल्डिंग, कड़ी फटकार। जैसे कि ये है, लेडी इनको अपने बच्चे को धमका रही है कि तूने ऐसा क्यों करा और ऐसा क्यों करा, तो वो एक ए फ्ली इन वन से ईयर हो जाएगा। ठीक है? ऐसे ही ये लेडी अपनी डॉटर को भी धमका रही है कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है? नेक्स्ट है आपका, ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट होता है मलहम। आप कोई भी क्रीम अगर आप मेडिकल स्टोर से लेते हैं जो कि मलहम का काम करे, तो उसके ऊपर ये वर्ड आपको ज़रूर मिल जाएगा, ऑइंटमेंट। ए स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स समथिंग अदरवाइज गुड।
छोटी कमी जो मज़ा ख़राब कर दे, ठीक है? छोटी कमी है। अगर आपके दूध में कोई जो फ्लाई होती है यानी कि जो मक्खी होती है, अगर वो गिर जाए, तो वो दूध को ख़राब कर देगी। तो वही मतलब है इसका। ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। पुराने समय में ऑइंटमेंट यानी कि खुशबूदार जो इत्र होता है या मरहम होता है, बहुत कीमती होते थे। अगर उसमें एक छोटी-सी मक्खी गिर जाए, सोचो अब उसमें एक छोटी-सी मक्खी गिर गई, इतने कीमती इत्र में और मरहम में छोटी-सी मक्खी अगर गिर जाए, तो पूरा ऑइंटमेंट खराब या बदबूदार लगने लगेगा। सीधी-सी बात है, आपके चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो आप उसको फेंक देते हैं ना? तो इस तरीके से ही ये होता है। इसी विचार में यह फ्रेज़ बना यानी कि कोई छोटी-सी कमी या समस्या जो किसी अच्छी चीज़ का मज़ाक उड़ा दे, यानी कि मज़ा खराब कर दे। ठीक है? मज़ा खराब कर दे उसका मतलब बेकार कर दे सब कुछ। धीरे-धीरे ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का अर्थ हो गया ऐसी छोटी परेशानी जो पूरी अच्छी स्थिति को बिगाड़ दे। जैसे कि ये देखिए, ये ऑइंटमेंट है, अब इसमें ये मक्खी गिर गई है, ठीक है? तो अब ये जब मक्खी गिर गई है तो इसने इसको खराब कर दिया। या फिर अगर मान लीजिए इस केक में मक्खी गिर जाए, तो ये केक खराब हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, अब ये इसका प्रोजेक्ट है लड़के का। अब हो सकता है इसमें कुछ खराबी आ गई। इसकी टीचर इसको रिब्यूक कर रही है, इसको डाँट रही है, ठीक है? और ये खड़े होकर यहाँ पर हँस रहे हैं। तो अब छोटी-सी गलती से मतलब इतना अच्छा बनाया है, पहाड़ हैं, विंडमिल है, हट है और पेड़ हैं और ये नदी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, ठीक है? तो ये इसको डाँट भी रही है कि तुमने ये क्यों किया? और ये बेचारा परेशान हो गया, ठीक है? ए स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स समथिंग अदरवाइज़ गुड। छोटी कमी जो मज़ा खराब कर दे। नेक्स्ट है आपका ए फ्लाई ऑन द व्हील। अब फ्लाई तो आपको पता ही है मक्खी, अब वो मक्खी जो है वो व्हील पर है, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? समवन हू ओवर एस्टिमेट्स देयर ओन इन्फ्लुएंस और पावर। अपने को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझने वाला, ठीक है? अब इसको समझते हैं कैसे महत्वपूर्ण समझ रही है मक्खी व्हील पे। ए फ्लाई ऑन द व्हील इडियम का ओरिजिन पुराने समय की घोड़ा गाड़ी और बड़ी मशीनों से जुड़ा है। कैसे? जब भारी गाड़ियाँ या चक्के चलते थे, जो चक्के चलते हैं ना, ये चक्के का मतलब होता है यानी कि व्हील, व्हील चलते थे, तो उन पर कभी-कभी छोटी मक्खियाँ बैठ जाती थी। अब उन पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं। मक्खियों को लगता था कि गाड़ी या व्हील उसके कारण चल रही है, जबकि असल में उसका कोई योगदान नहीं होता था। ये तो सिंपल है कि मक्खियों को लग रहा है कि गाड़ी जो चल रही है वो उसके कारण चल रही है, लेकिन चला कौन रहा है? घोड़ा चला रहा है उसको, ठीक है? इसी विचार से ईडीएम बना है, व्यक्ति के लिए जो अपनी ताकत, प्रभाव या महत्व को ज़रूरत से ज़्यादा समझता हो। जैसे कि ये मधुमक्खी है, ये व्हील पर बैठ गई। अब इसने सोचा कि ये तो मेरे कारण ही चल रहा है, मैं हूँ राजा, ठीक है? लेकिन जब वो व्हील चलने लगा, तो अब मधुमक्खी तो गिर गई और वो गिरने के बाद उसको पता चला कि मैं इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। ये तो घोड़ा चला रहा है इसको, सिंपल। ये है ए फ्रॉग इन ए वेल, यानी कि हम आसान और देशी भाषा में कह देते हैं कि कुएं का मेंढक, ए फ्रॉग इन ए वेल, ए पर्सन विद लिमिटेड एक्सपीरियंस और नैरो व्यू, सीमित सोच वाला व्यक्ति। ये तो आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा कि कुएं का मेंढक होना कि वो सीमित स्रोत में ही, सीमित सोच में ही अपना समय बर्बाद करता है और सीमित सोच ही रखता है। ए फ्रॉग इन द वेल इडियम का ओरिजिन एक बहुत पुरानी चीनी और भारतीय लोक कथा से माना जाता था। कहानी में एक मेंढक पूरी जिंदगी कुएं के अंदर रहता था और उसे लगता था कि वही छोटा सा कुआं ही पूरी दुनिया है। जब समुद्र से आया दूसरा मेंढक उसे बाहर की विशाल दुनिया के बारे में बताता है, तो वह विश्वास नहीं करता। इसी कहानी से यह इडियम बना है कि एक व्यक्ति जिसकी सोच या अनुभव बहुत सीमित हो, सिंपल, ठीक है? अब ये क्या है कि एक एक फ्रॉग है, ये वेल में है और ये बाहर से आया कोई मेंढक है जिसने समुद्र देखा हुआ है। अब ये फ्रॉग, ये जो बाहर वाला है, ये इसको कहता है कि भाई देखो यार, बाहर भी जाकर देखना चाहिए आपको कि कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, कितना बड़ा-बड़ा तालाब है या समुद्र है।
ये गुस्सा हो जाता है, नहीं 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 भाई मैं तो इसी में ही रहूँगा, ठीक है, और ये चला जाता है, सिंपल। ये चला जाता है कि भाई ठीक है आप रह सकते हैं, आप अपने फ्रॉक में रह सकते हैं, आप अपने उसमें वेल में रह सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, ए फ्रॉग इन अ वेल, ए पर्सन विद लिमिटेड एक्सपीरियंस और नैरो व्यू। लास्ट है हमारा एक गेम चेंजर। देखने से ही पता चल रहा है गेम को चेंज करने वाला गेम चेंजर होगा। समथिंग दैट सिग्निफिकेंटली अल्टर द सिचुएशन, स्थिति बदलने वाला। ठीक है, अल्टर का मतलब चेंज कर देना। हिस्ट्री देखते हैं। एक गेम चेंजर ईडियम का ओरिजिन खेलो यानी कि स्पोर्ट्स की दुनिया से आया है। पुराने समय में जब किसी मैच में अचानक कोई खिलाड़ी ऐसा शानदार मूव कर देता, मतलब कि वो बहुत ही शानदार मूव उसने खेल दिया जिससे पूरे खेल का रुख बदल जाता था। जैसे कि हमारे धोनी साहब हैं, वो लास्ट में सिक्स मार देते हैं तो पूरा मैच जीत जाते हैं, तो उसे गेम चेंजर कहा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे यह फ्रेज सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा, और ये जैसे कि बिजनेस, टेक्नोलॉजी, पढ़ाई या जिंदगी से भी हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, इस्तेमाल होने लगा। पूरी सिचुएशन बदल देने वाली जो वो होती है कला, एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि सिक्स मार दिया धोनी जी ने। ठीक है, और जैसे कि ये शतरंज खेल रहा है, इसने कुछ ऐसे मूव चल दिए जिससे कि इसका मतलब जीत गया ये शतरंज में, ठीक है, लास्ट में जाके। और या फिर यहाँ पे देखो ये सिक्स सिक्स मार रहा है। ठीक है, तो एक गेम चेंजर वाली सिचुएशन हो गई। ठीक है, स्थिति बदलने वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, जय हिंद।